नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर के द्वारा आप किस चीज़ को मेज़र करते हो। तो देखिए, लाइट ईयर के द्वारा आप जिस चीज़ को मेज़र करते हो वो है दूरी, यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, प्रकाश वर्ष का। और प्रकाश वर्ष का जो यूज़ है वो बेसिकली हम करते हैं जब हमें बहुत लंबी दूरियों को मेज़र करना होता है। 1 लाइट ईयर ये इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा आप मापते हो दूरी को, और दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई ये होती है पारसेक। 1 लाइट ईयर ये इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखिए, जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोमीटर की बात करें, सबमरीन की बात करें या फिर लेक्टोमीटर की बात करें, ये तीनों ही जो है वो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उत्प्लवक बल का, यानी कि बुयंट फोर्स का, उस पर आधारित है। हाइड्रोमीटर का यूज़ आप कब करते हो। तो हाइड्रोमीटर का यूज़ आप बेसिकली करते हो जब आपको आपेक्षिक घनत्व को मेज़र करना होता है। पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए आप ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हो, और लेक्टोमीटर का आप इस्तेमाल करते हो दूध की शुद्धता को मापने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप ये क्या होता है। तो पौधों में शर्करा का जो सामान्य प्रवाही रूप होता है वो होता है सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो देखिए, हड्डियों के लिए सबसे आवश्यक जो खनिज होता है वो होता है कैल्शियम। आपने बचपन में भी सुना होगा कि कैल्शियम की कमी होने से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियों का निर्माण वो बेसिकली कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इन सभी से मिलकर बना होता है, और इसीलिए कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और कैल्शियम का स्रोत क्या होता है। तो कैल्शियम का स्रोत बेसिकली डेयरी उत्पाद और अंडे, हरी सब्जियाँ, ये सब होती हैं। वही एक ऑप्शन आया आयरन का। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग ये है एनीमिया, और इसमें मानव शरीर में आयरन की कमी से खून की कमी भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हड्डियों के लिए आवश्यक जो खनिज है वो कौन सा है, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है। तो डिटर्जेंट यहाँ पे पूछा गया है, तो जो साबुन रहित सोप होती है, यानी कि सोपलेस सोप जो है, उसी को डिटर्जेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, वो होता है प्रकाश वर्ष। और दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। 1 लाइट ईयर ये किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक होती है, उससे छोटी आपकी लाइट ईयर होती है, और उससे छोटी आपकी क्या होती है, जो खगोलीय इकाई है वो। नेक्स्ट है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो जब कंबशन रिएक्शन होती है, यानी कि दहन रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपने इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ पे कराई, तो यहाँ पर CO2 + H2O आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हीट आपकी बेसिकली जनरेट होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है। तो देखिए, जब बच्चा माता के भ्रूण में होता है तो उस कंडीशन में उसको जो भी पोषण मिलता है वो मिलता है गर्भनाल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्फीबियन पौधे का निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो एम्फीबियन पौधे होते हैं उनको किस ग्रुप में या किस समूह में रखते हैं। तो जो एम्फीबियन पौधे हैं उनको रखा जाता है ब्रायोफाइटा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो ब्रायोफाइटा समूह है उसको वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं, और ये बेसिकली ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार और नम स्थानों पर भी उगते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होती है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब देखिए, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जहाँ से कोई वस्तु चली है और जहाँ पे जाके वो रुकी है, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन, उन दोनों के बीच की दूरी, जो भी सबसे छोटी दूरी, जो सबसे मिनिमम दूरी होगी, वही होगी आपकी विस्थापन। लेकिन अगर कोई वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ही शून्य होती है, यानी कि वो वस्तु चली ही नहीं है, जहाँ पर वो पहले खड़ी थी वहीं पर वो बाद में भी खड़ी है, तो इसीलिए उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता रहता है। तो ये हो जाएगा गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखिए, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता रहता है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि वो भ्रूण जो है वो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है, तो वो पोषण प्राप्त करता है प्लेसेंटा से, यानी कि गर्भनाल से। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था होगी वो होगी लिक्विड, यानी कि द्रव्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जल को 0 डिग्री पर बात करें तो वो बर्फ बनता है, 100 डिग्री की बात करें तो वो उबलता है, 0 से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन जो है वो घटता है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, और 4 डिग्री के बाद गर्म करने पर आयतन यह बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और अधिकतम जो घनत्व होता है किसी भी जल का वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। नेक्स्ट है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है। तो देखिए, एक्शन रिएक्शन का बेसिकली देखिए, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, ठीक है। उसमें जो थर्ड लॉ था वो एक्शन रिएक्शन का लॉ था, और वही हमें बताता है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल हमेशा बराबर और विपरीत होगा। यह विचार न्यूटन के किस नियम से आया, तो यह विचार न्यूटन के तीसरे नियम से आया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कैसा होता है। तो देखिए, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी की तुलना में कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। देखिए, जो जल का घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सीसी, या फिर आप कह सकते हो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होगा, और बर्फ का घनत्व अगर हम बात करें तो वो 0.9 ग्राम पर सीसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है। तो देखिए, जो हरी और पीली सब्जियां हैं वो बेसिकली हमें जो प्रदान करती है वो करती है पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो देखिए, यहाँ पर बात आई है जड़त्व की। जड़त्व जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है, और ये डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है द्रव्यमान यानी कि मास से। जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा उसका जो जड़त्व वाली प्रॉपर्टी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी हमेशा अधिक होता है, ठीक है। और वस्तु का आंतरिक गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकती, उसी को कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हाईली टॉक्सिक, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये गैस जहरीली भी होती है, गंधहीन भी होती है, रंगहीन भी होती है और स्वादहीन भी होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल होता है वो होता है अभ्रक के कण, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं माइका के, वो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं। हालांकि अगर हवा में बेंजीन गैस की उपस्थिति होती है तो वो कैंसर रोगों के खतरे को बढ़ा देती है, लेकिन यहाँ पर बात आई है फेफड़ों के कैंसर की, तो वो अभ्रक कण का कहीं ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, अगर आपके वर्क अगर आपका पॉजिटिव हो, यानी कि कार्य करने का मान आपका धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो जिस वस्तु पर कार्य हो रहा होता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क और एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपका वर्क ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी भी आपकी ज़्यादा ही वहाँ पर लगेगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन डिप्लेशन किस
के पास सबसे ज़्यादा होता है? ओजोन डिप्लीशन, मैंने ओजोन के बारे में कई बार आपको बताया है, इसका फॉर्मूला होता है क्या? O3। और ये कौन से लेवल में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है उनमें कौन से ये में मिलता है? तो ये मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि समताप मंडल में देखने के लिए मिलता है। इसके लिए एक समझौता भी हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें 33 देशों के साथ में ये हस्ताक्षर हुए थे कनाडा में। और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ओजोन डिप्लीशन देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलता है पोल्स पे, यानी कि ध्रुवों में। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है। और हमेशा ओजोन डे जो हम मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल, आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो जल मिश्रित एसिडिक अम्ल है वो बेसिकली हम जिस नाम से जानते हैं वो है सिरका, यानी कि विनेगर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। और एसिडिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CH3COOH। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संवेग, यानी कि मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्पल्स भी कई बार इसको रेफर कर देते हैं। और इसके जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है मछली में क्या पाया जाता है, मतलब मछली का जो हर्ट है वो कितना कक्षीय होता है? तो देखिए मछली का जो हर्ट है वो 2 कक्षीय होता है, यानी कि 2 चैम्बर हर्ट ये होता है मछलियों का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है? तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है कार्य डैश का गुणनफल होता है, यानी कि जो वर्क है वो किस किस का प्रोडक्ट होता है? तो वर्क जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। और ये डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होनी चाहिए? जिधर की तरफ आप फोर्स लगा रहे होते हो, यानी कि बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, उसी का प्रोडक्ट होता है क्या? कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सही मायने में जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो W=Fs cos थीटा होता है। और कार्य का SI मात्रक ये जूल होता है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है CNG का मुख्य संघटक क्या होता है? तो CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने से होने वाले 2 रोगों के युगल यानी कि जोड़ों के बारे में बताइए। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो रोग है वो मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए ये है मलेरिया और डेंगू, ये दोनों ही क्या होते हैं? मच्छरों के काटने से होते हैं। अब आप मुझे ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मलेरिया और डेंगू ये कौन से मच्छर के काटने से होता है। आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट है कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तु किस चीज़ के बनने की वजह से काली पड़ जाती है? तो देखिए कुछ दिनों तक अगर हम चांदी की किसी भी वस्तु को बाहर रखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो एक लेयर बन जाती है जिसको Ag2S के नाम से, मतलब फॉर्मूला है ये इसका, उसकी वजह से ये काली पड़ जाती है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सिल्वर की बात आई है यहाँ पर, यानी कि चांदी की बात आई है। इसके और काफ़ी फेमस है। तो एक तो इसका फेमस और है अर्जेंटाइट और दूसरा है हॉर्न सिल्वर। ये दोनों ही जो है ये सिल्वर के अयस्क हैं। नेक्स्ट है पीएच में, पीएच जो है उस शब्द का मतलब क्या होता है? तो पीएच में जो पी है इसका मतलब होता है पोटेंज, या फिर कई बार इसको पावर के नाम से भी रेफर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंज। ठीक है। और पीएच का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब हमें किसी भी सोल्यूशन का ये बताना हो कि वो अम्लीय है या फिर वो क्षारीय है, यानी कि या एसिडिक है या बेसिक है, उस कंडीशन में हम पीएच का यूज़ करते हैं। कई बार मैंने बताया एक स्केल होती है, 0 से लेकर 14 तक की नंबरिंग होती है, बीच में 7 न्यूट्रल होता है। इधर जाओगे तो आपको बेसिक नेचर मिलेगा और 0 से 7 तक आपको एसिडिक नेचर मिलता है और 7 पे आपको न्यूट्रल कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक काला आजार रोग का कारण बनता है? तो काला आजार रोग का कारण की बात करें तो ये बेसिकली देखने के लिए मिलता है प्रोटोजोआ से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार यानी कि शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? कई बार मैं बताई हूँ क्लोरीन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्लोरीन तत्व का उपयोग बेसिकली पानी के उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरीन तत्व की खोज ये की गई थी शील के द्वारा और ये बहुत ही रिएक्टिव गैस है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों के रूप में किया जाता है या फिर उसमें यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो भी बिजली के बल्ब होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर है तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज ये किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज ये की गई थी लियोन कैलमेट और
यूरिन के द्वारा, क्योंकि BCG नाम का जो टीका है वो भी इन लोगों के नाम पर ही रखा गया है। तो कैलेमेटिक यूरिन, ये दो साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा तपेदिक के टीके की खोज की गई थी। ये एक संक्रामक रोग है और किस वजह से होता है, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके द्वारा ये रोग होता है। फिर ट्रोकोमा नामक बीमारी कि शरीर से कौन सा अंग खास तौर पर प्रभावित होता है, तो ट्रोकोमा से बेसिकली जो आपको शरीर प्रभावित देखने के लिए मिलेगा वो है आँख, यानी कि हमारी आइज जो है वो ट्रोकोमा से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब देखिए, पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है, लेकिन टेलीफोन की खोज JL बेयर्ड ने नहीं बल्कि ग्राहम बेल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो यही आपका सही आंसर होगा। फिर आइजैक न्यूटन के द्वारा कितने गति के नियम को प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूटन के द्वारा बेसिकली गति के 3 लॉ दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर नाम आता है रोनाल्ड रोस का। रोनाल्ड रोस को मलेरिया पर अपने कार्यों के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो रोनाल्ड रोस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है, तो प्राथमिक गैस का जो प्राथमिक घटक होता है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। मीथेन जो है वो बेसिकली एल्केन फैमिली से बिलोंग करती है और एल्केन फैमिली का जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है और इसमें सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं किस चीज़ का घटक होती है, तो किसी भी पिंड या फिर किसी भी बॉडी की जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है 12mv², स्थितिज एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला है mgh, ये दोनों किसकी घटक होती है, तो ये दोनों होती है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा के घटक। इन दोनों के योग को ही हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार होती है, तो ये बेसिकली आपको पता चलता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या कहता है कि किसी भी दो वस्तु के बीच में, ये बेसिकली आपको एक फॉर्मूला देता है कि दो कोई भी कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे जिनका कुछ मास होगा, उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली ज्वार भाटा की स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइबोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन बी का B12 वाला जो पोर्शन है वो जाना जाता है साइनोकोबालामिन के नाम से, और ये जल में घुलनशील होता है और उसमें कोबाल्ट एलिमेंट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, शरीर में किसकी कमी के कारण क्वाशियोकर रोग देखने के लिए मिलता है, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ क्वाशियोकर ये प्रोटीन की कमी से होता है। दो बीमारी बेसिकली बच्चों में देखने के लिए मिलती है, क्वाशियोकर और मेस्मरस, और दोनों ही होती है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल होता है, तो ये होता है बेसिकली पेलिग्रा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पेलिग्रा ये बेसिकली विटामिन B3 की कमी से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से धातु तत्व की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु होती है। देखिए, अगर आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम। अब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैसेस हैं, तो तत्व ये धातु ये नहीं हुई, तो सबसे पहला मेटल कौन सा आता है, लिथियम। तो यहाँ पर सही आंसर होगा लिथियम, कि लिथियम जो है वो आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = ma, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। mgh ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, mv ये होता है आपका मोमेंटम का, और ये होती है समीकरण v = u + at। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में देखने पर उससे इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आप कह सकते हो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोगों के जंगलों और धातुओं जंगले जो होते हैं और जो धातुओं से बनी जितनी भी वस्तु है उनको नुकसान पहुंचता है, तो ये होता है कोरोजन, यानी कि जंग लगने से जो भी धातुओं की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु होती है, वो खराब होने लगती है, तो ये होता है
कोरोजन के कारण। और इसी को बचाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें आप जिंक की कोटिंग करते हो या फिर कई बार आप पेंटिंग का इस्तेमाल भी करते हो, पेंट कर देते हो। पृथ्वी में वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन होती है, तो आर्गन का परसेंटेज यहाँ पे बताया है। सबसे ज़्यादा जो गैस हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। ठीक है, आर्गन जो कि एक नॉर्मल गैस है वो कितनी परसेंट है, वो है 0.9%। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार जो है वो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा मरकरी यानी कि पारे का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सिनेबार जो है वो HGS की रासायनिक संरचना के साथ पारे का एक जहरीला पारा सल्फाइड खनिज है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो करते हैं साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो आपको सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप बारिश का मौसम होता है, बिजली गड़गड़ाती है, तो उस कंडीशन में जो बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ है वो आपको चमक से काफ़ी पहले सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या है, कभी सोचा है आपने इस चीज़ के बारे में। तो इसका जो रीज़न है वो बेसिकली ये है कि जो ध्वनि की गति है वो प्रकाश की गति से काफ़ी कम होती है, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद में आया होगा, और आज की वीडियो का टारगेट है 5000 प्लस व्यू। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।